हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे बिहार शिक्षक भर्ती प्रीवियस ईयर में पूछे गए गणित के सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा कि गणित में किस टाइप के प्रश्नों को पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 21 और 10 के अनुपात में हैं। यदि उनका मस 11 है तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे इस सवाल को। सबसे पहले हमें वो दो संख्या पता होनी चाहिए, तभी हम उन दोनों संख्याओं का योग निकाल पाएंगे। तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए 21 में इस 11 का गुणा कर देंगे। तो 21 गुणते 11 हो जाएगा, 11 एक का 11, हासिल लगा 1, 11 दूना 22 और 1 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये पहली संख्या निकल गया। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, दूसरी संख्या निकालने के लिए इस 11 में 10 का गुणा कर देंगे। तो 11 गुणते कितना हो जाएगा 10, 11 दहम्मा कितना हो जाएगा 110। अब पूछ रहा है कि संख्याओं का योगफल बताइए, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 341 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P और Q का अनुपात बताइए। ये सवाल दोस्तों BPSC TRE फर्स्ट में पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम P रुपए के लिए निकाल लेते हैं, इसके बाद Q रुपए के लिए निकाल लेते हैं। दोनों का क्या करेंगे फिर अनुपात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले P रुपए के लिए हम बात कर लेते हैं। तो P रुपए में जब बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा दोस्तों, SP बराबर होता है 100 प्लस लाभ परसेंट बटा कितना 100 गुणते CP हो जाएगा। तो SP कितना दिया है P रुपया, क्योंकि P रुपये में बेच रहा है। 100 प्लस लाभ परसेंट कितने को हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है। तो 10 लिखेंगे बटा कितना 100 गुणते CP नहीं दिया है तो हम इसको CP ही रख देते हैं। तो P बराबर कितना हो जाएगा 110 बटा 100 CP हो जाएगा। 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो P का मान कितना आएगा दोस्तों 11 CP बटा कितना हो गया 10 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम दोस्तों Q के लिए निकाल लेते हैं। तो Q के लिए निकालेंगे तो अब क्या करता है, स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचता है, तो सूत्र वही लगेगा SP बराबर 100। अब यहाँ पे हानि हो रही है दोस्तों, तो हानि के लिए यहाँ माइनस लग जाएगा, 100 माइनस हानि परसेंट बटा कितना 100 गुणते CP हो जाएगा। तो SP बराबर, SP यहाँ पे दिया है दोस्तों Q रुपया बराबर 100 माइनस 4% की हानि पर बेच रहा था, तो 4 बटा कितना 100 गुणते CP ऐसे ही लिखेंगे। तो Q बराबर हो जाएगा 100 में से 4 घटा देंगे दोस्तों कितना आएगा 96 बटा कितना हो जाएगा 100 और गुणते CP। अब दोनों का हमसे रेशियो पूछ रहा है, P और Q का रेशियो पूछ रहा है, तो लिखेंगे P अनुपाते Q। P का मान कितना आया था इतना 11 CP बटा कितना हो जाएगा 10 अनुपाते 96 CP बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। CP कैंसिल हो जाएगा, 10 एक का 10, 10 दाम में 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 11 अनुपाते 96 बटा 10 बचेगा। अब इस 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सब में अंश में 10 का गुणा कर देंगे। तो अंश में दोस्तों 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11 दहम्मा 110 हो जाएगा अनुपाते, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे दोस्तों 10 10 कट जाएगा तो बचेगा कितना 96 बचेगा। अब इसको और छोटा कर लेते हैं, 2 शिशु कैंसिल कर देंगे, 2 शिशु कैंसिल करेंगे कितनी बार जाएगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 अनुपाते, फिर इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 अठे 16। तो P और Q में अनुपात कितना आएगा दोस्तों 55 अनुपाते 48 आएगा। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। ये चित्र दिया हुआ था दोस्तों, इसमें बताना था कितने वर्ग हैं। जब दोस्तों यहाँ पे पहले हम रो और कॉलम गिन लेते हैं, 1 2 3 4, इधर से भी गिन लेते हैं 1 2 3 4। तो इसमें दोस्तों रो और कॉलम क्या है बराबर हैं। जब दोस्तों चित्र में रो और कॉलम जो है बराबर हों तो वर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे, वही आंसर आ जाएगा। जैसे 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसी को हल कर लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 16 9 25,
25 और 5 कितना हो जाएगा 30। तो इस चित्र में कितने वर्ग हैं दोस्तों 30 वर्ग हैं। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, पाई के पदों में वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 40 पाई स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र कितना होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 40 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान कितना आएगा 40 पाई आ जाएगा। यदि आर का मान निकालें कितना आएगा, करड़ी में 40 पाई आ जाएगा। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे ये दे रहा है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो वर्ग के भुजा के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा क्या है, बराबर है। तो वर्ग की भुजा बराबर त्रिज्या हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा कितना मिलेगा, करड़ी में 40 पाई मिलेगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है भुजा गुणते भुजा होता है। तो भुजा का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे करड़ी में 40 पाई और गुणते यहाँ पर रखेंगे करड़ी में 40 पाई। अब दोस्तों दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, केवल 40 पाई आएगा। ये किसका क्षेत्रफल हो गया दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 40 पाई। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को 18, 76, 91, 22 के रूप में कोडित किया गया है। फिर स्पॉट को किस रूप में कोडित किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम ये देख लेते हैं, CODE को यहाँ पे दो का पेयर बना देते हैं, दो का पेयर बना देते हैं। तो C का कोड 15 हो जाएगा, O का कोड 16, D का कोड 19 और E का कोड 91 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी हम दो का पेयर बना देंगे। तो S का 18 हो जाएगा, T का 76 हो जाएगा, E का 91 हो जाएगा, P का 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है स्पॉट का कोड क्या होगा, स्पॉट का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यस का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए यस का कोड क्या है 18 लिख देंगे। पी का कोड क्या है, पी का कोड दोस्तों यहाँ पे है पी और इसके लास्ट में है 22, तो पी का कोड 22 हो गया। ओ का कोड यहाँ से निकालेंगे, ओ का कोड यहाँ पे मिलेगा कितना 16 हो गया। और टी का कोड यहाँ मिलेगा दूसरे नंबर पर है 76 मिलेगा, 76 लिख दिया। ई का कोड क्या है दोस्तों, ई यहाँ पे है, तो ई का कोड यहाँ से मिलेगा 91। तो स्पॉट का कोड क्या होगा, ये होगा। ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k+8 = 0 के मूलों का गुणनफल 3 दिया है तो k का मान बताइए। तो ऐसे सवाल दोस्तों कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ax² + bx + c = 0 से इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो दोस्तों a का मान यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a का मान मिलेगा यहाँ पे 3k और b का मान कितना मिल जाएगा, यहाँ पे b का मान मिलेगा दोस्तों -25k मिल जाएगा। और c का मान क्या मिलेगा, k+8 मिलेगा। तो ये c का मान हो गया k+8 हो गया। अब यहाँ पे दिया है मूलों का गुणनफल दिया है कितना 3, तो मूलों का सूत्र लगाएंगे दोस्तों, मूलों का गुणनफल बराबर होता है c/a होता है। और मूलों का गुणनफल दिया है 3, इसके नीचे लिखेंगे 3 बराबर c का मान रखेंगे k+8 बटे a का मान कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 3k दिया है। अब गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9k बराबर k+8 हो जाएगा। पंचांतर करेंगे 9k - 1k बराबर 8 हो जाएगा। तो 9k में से 1k घटाएंगे तो 8k आएगा बराबर 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों k का मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, log 32 का मान बताना है जिसमें बेस दिया है करड़ी में 2। तो ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, log यहाँ पे बेस में दिया है करड़ी में 2। अब इस 32 को पहले क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिएगा अगर हम 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे घाते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इस 2 को बदल लेते हैं करड़ी 2 में, क्योंकि यहाँ पे करड़ी 2 दिया हुआ है। तो इसको बदलेंगे करड़ी 2 में, क्या लिखेंगे करड़ी 2 का होल स्क्वायर और ऊपर दिया है कितना 5 घात, घात के ऊपर घात हो गया तो गुणा कर देते हैं यहाँ पे। तो करड़ी 2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इस 32 के जगह क्या लिखेंगे,
करड़ी 2 के पावर 10 लिखेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं करड़ी 2 के पावर 10 लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पे ये सूत्र लगेगा, log m पावर n का सूत्र होता है दोस्तों n log m होता है। जो घात होता है वो इधर आ जाएगा और बाकी ये यहाँ पे बच जाएगा। तो यही सूत्र इसमें लगाएंगे। तो ये 10 जो है दोस्तों इधर आ जाएगा। तो 10 बचेगा कितना, log बेस करड़ी 2 और यहाँ बचेगा करड़ी में 2। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये सूत्र लगेगा कि log a और a का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। जब ये वाला मान और ये वाला मान बराबर हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 10 गुणते इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ लिखेंगे 1। तो 10 1 का कितना हो जाएगा, 10। 10 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 दिया है तो इसका मान बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, a स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा कितना, ए बी। अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो बी सी सी ए बी का लघुत्तम लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा ए बी सी। तो बी सी से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए का गुणा इसमें करेंगे तो ए घाते 3 हो जाएगा, प्लस सी ए यहाँ से कट जाएगा, बचेगा बी का गुणा दोस्तों इसमें करेंगे तो बी घाते 3 हो जाएगा, प्लस ए बी इससे कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे सी में सी स्क्वायर का गुणा करेंगे तो सी घाते 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम ये जानते हैं, यहाँ पे जो ये कंडीशन दिया है इस कंडीशन का प्रयोग इसमें होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो। तब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान होता है 3abc होता है। तो दोस्तों इसी की जगह हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 3abc बटा क्या हो जाएगा, abc। तो abc से abc कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक जो है आपस में बदल जाते हैं, तो वह संख्या बताइए। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले मान लेते हैं 2 अंकों की कोई भी संख्या होगा, उसमें एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर दोस्तों हम यहाँ मान लेते हैं y मान लेते हैं। इकाई का अंक हमने मान लिया y तथा दहाई का अंक हमने मान लिया कितना, x मान लिया। तो इसलिए संख्या क्या मिलेगी दोस्तों, संख्या यहाँ पे ये मिलेगा 10x प्लस y, ये मिल गया। पहली शर्त देखते हैं, पहली शर्त में क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 दिया है। अंकों का गुणनफल, इसका मतलब x और y का गुणनफल कितना दिया दोस्तों, 36। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या कहता है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए। तो यहाँ पे कहता है यदि संख्या, ये संख्या हो गया, संख्या में 45 घटा दें तो 45 घटा देते हैं। 45 घटाने पर अंक आपस में बदल जाते हैं। तो ये जो संख्या लिखा है इसका अंक क्या होता है, बदल जाता है। इसका मतलब y x के पास आ जाएगा और x y के पास चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y माइनस 10y माइनस 1x और बराबर उधर हो जाएगा 45। 10x में 1x घटेगा दोस्तों, 9x आएगा और माइनस 9y बराबर कितना, 45। 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस y बचेगा बराबर कितना, 45। 9 बचे कितना हो जाएगा, 45। x माइनस y बराबर कितना मिला दोस्तों, 5 मिला। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे x y बराबर 36 है और x माइनस y बराबर 5 है। तो इन्हीं दोनों समीकरणों को अब हम दोस्तों क्या करते हैं, हल करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम x और y का मान निकाल लिए हैं। x का मान कितना आया है, 9 और y का मान कितना आया है, 4 आया है। अब पूछ रहा है संख्या, तो इसलिए संख्या बराबर, संख्या हमने माना था 10x प्लस y, इसी मान रखेंगे 10x प्लस y। तो x का मान कितना है दोस्तों, 9 है। तो 10 9 कितना हो जाएगा, 90 और प्लस y का मान कितना है, 4 है। तो वह संख्या कितना आएगा, 94। 94 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 1 सहित 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ये जो संख्या दिया है ना, इसको पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। तो 16 1 का 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 बटा कितना हो गया, 16। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे कितना होगा, इसका व्युत्क्रम कितना होगा दोस्तों,
16 बटा कितना हो जाएगा 19। अब कहता है कि अंतर बताइए, तो अंतर माने घटाना चिन्ह लगा देंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे। 16 और 19 का दोस्तों लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा 304 आ जाएगा। अब दोस्तों 19 में 19 को गुणा कर देंगे, कितना आएगा 361 आएगा, माइनस 16 में 16 गुणा कर देंगे दोस्तों, कितना आएगा 256 आएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। 11 में से 6 जाए दोस्तों, कितना आएगा 5 आएगा। यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 5 गए 0 हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, 105 बटा 304, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, इस वाले सवाल में जो है हमें x का मान बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आधार a बटा b है और यहाँ पे आधार b बटा a है। तो पहले आधार को बराबर कर लेते हैं। तो आधार को बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस वाली संख्या जो लिखी है इसको हम क्या कर लेंगे, पलट देंगे। जब इस वाली संख्या को दोस्तों हम पलटेंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। देखिएगा कुछ इस तरह से, a बटा बी पावर x माइनस 1, ये ऐसे रहेगा। इसको जब दोस्तों a बटा बी करेंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आधार बराबर हो गए तो घातों की तुलना कर लेंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स माइनस 3। अब इसी को हल करेंगे दोस्तों, x का मान निकल आएगा। तो x माइनस 1 बराबर यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। x दोस्तों इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x प्लस एक्स बराबर 3, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1। तो दोस्तों एक एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। x का मान निकालेंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब जो है बेच देता है और उसके पास अभी भी 420 सेब बचे हुए हैं। मूलतः उसके पास कुल कितने सेब थे। यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कुल सेब जो है 100% सेब उसके पास था। अब क्या कर दिया, इसमें से 40% सेब जो है बेच दिया। 40% जब बेच दिया तो कितना परसेंट सेब बचेगा दोस्तों, 60% इसके पास सेब बचा है और बचा वाली संख्या का मान दिया है कितना 420। तो इसके बराबर लिख लेंगे कितना 420। अब क्या करेंगे, x का 60% बराबर कितना लिखेंगे 420। यहाँ पे दोस्तों x क्या है, कुल सेबों की संख्या है। तो x गुणते 60 बटा कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना 420। तो 1 0 इससे कट जाएगा, 6 1 का 6, 6 सते 42 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 100 गुणते 7, 100 में 7 गुणा करें कितना आएगा 700। तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे 700 सेब थे। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण दिया है 4 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले दोस्तों घन का आयतन निकालने के लिए पहले निकाल लेते हैं भुजा। तो घन का विकर्ण का यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, घन का विकर्ण बराबर दिया है कितना 4 कड़ी में 3। तो घन का विकर्ण होता है भुजा कड़ी में 3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे भुजा कड़ी 3 बराबर 4 कड़ी 3। तो कड़ी 3 कट जाएगा। तो जो घन की भुजा निकल के आएगी दोस्तों वो 4 सेंटीमीटर आ गई। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है घन का आयतन बताइए। तो घन का जो आयतन होता है वो सूत्र होता है दोस्तों कितना, भुजा घाते 3 होता है। तो भुजा का मान 4 आया है, 4 पे घाते 3 लिखेंगे। तो 4 चौक 16, 16 चौका 64 घन सेंटीमीटर, ये घन का आयतन हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि और वर्ग की जो परिधि है, वर्ग की परिधि। तो दोस्तों वर्ग की परिधि को वर्ग का परिमाप भी कहते हैं। यहाँ पे दिया है दोनों क्या है बराबर हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है और वर्ग की परिधि क्या होता है 4 गुणते भुजा होता है। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम त्रिज्या का मान निकालेंगे तो 2a बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो ये त्रिज्या का मान आ गया 2a बटा पाई। अब पूछ रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे रखेंगे पाई, r का मान रख देंगे यहाँ पे कितना 2a बटा पाई स्क्वायर हो जाएगा, अनुपाते a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर हो जाएगा पाई, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a² बटे पाई स्क्वायर हो जाएगा अनुपाते ए स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 पाई इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा कितना, 4 बटा कितना बचा, पाई बचा, अनुपाते 1 बचा। अब दोस्तों 4 बटा पाई का मान रख देंगे कितना, 22/7 अनुपाते 1, 7 आ जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, 7 चौक 28, 28 बटा कितना 22 आ गया अनुपाते कितना 1। अब इसी को दोस्तों कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 14 बार जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 11 बार जाएगा अनुपाते कितना 1। अब 11 को दोस्तों हर से हटा देंगे तो 11 का 2 में गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 अनुपाते 11 की तरफ गुणा कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इनके क्षेत्रफल में अनुपात कितना आएगा 14 अनुपाते 11 आ जाएगा। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, समीकरण x² - 4 = 0 का मूल बताइए। ये सवाल देखिए दोस्तों बहुत सरल है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछ लिया है। तो दोस्तों कैसे हल करेंगे, सबसे पहले x² बराबर कितना करेंगे 4, x का मान निकालेंगे, इधर वर्ग है इधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 2 होता है +-2, तो x का मान कितना आएगा +-2, तो इसके मूल आएंगे 2, -2, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 3x + y = 5 और x - y = 3 है तो x और y का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे 3x + y बराबर कितना 5 लिख लिए और x - y बराबर 3 लिख लिए। अब इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, तो ये +y है और ये -y है, तो यहाँ पे जोड़ने पर हल करेंगे तो 1y कैंसिल हो जाएगा, 3x में 1x जोड़ेंगे 4x हो जाएगा और 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 1 का 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा दोस्तों 2 आ गया। अब y का मान निकालना है तो x का मान चाहे हम इस समीकरण में रखें चाहे इस समीकरण में रखें, दोनों से मान बराबर आएगा, तो x - y बराबर 3, इसी में x का मान दोस्तों हम रख देते हैं, तो x का मान 2 - y बराबर 3 हो जाएगा, तो -y बराबर 3 +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -y बराबर कितना आएगा 1 आएगा, तो y का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा -1, तो x का मान 2 आया और y का मान -1 आया, तो ये इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसकी भुजा पता करना होगा, तो भुजा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया है ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है दोस्तों भुजा करड़ी में 3/2 होता है, तो ऊंचाई कितना दिया है 10, तो भुजा को हम मान लेते हैं दोस्तों a करड़ी 3 बटा कितना हो जाएगा 2, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 बटा करड़ी में 3 बराबर a, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आई दोस्तों 20 बटा करड़ी में 3 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों वो करड़ी में 3/4 गुणते भुजा स्क्वायर होता है, तो करड़ी में 3/4 गुणते भुजा का मान दिया है 20 बटा करड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो करड़ी में 3/4 गुणते 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आएगा 400 और करड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे 100 बार जाएगा और करड़ी 3 को इसको कैंसिल करेंगे तो करड़ी 3 बार ये जाएगा, तो कितना आएगा 100 बटा करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदी बहुपद है। तो दोस्तों 5 ऑप्शन दिया था, 4x स्क्वायर a + 6 a + 6 + c, चौथा ऑप्शन था उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक पदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है। जैसा देखिएगा पहले में देखिए एक पद है, पहला वाला एक पदी है, दूसरा वाला 1 और 2 द्विपदी बहुपद है, तीसरा वाला 1 2 3 ये त्रिपदी बहुपद है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक पद है, तो पहला वाला जो है एक पदी बहुपद है, पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या तो रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं और 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 जो है दोनों में भाग लेते हैं, क्लब में कुल कितने सदस्य हैं। ऐसे सवालों को दोस्तों कैसे लगाते हैं, वेन डायग्राम की सहायता से लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक सदस्य बना लेते हैं तंबोला के लिए और एक सदस्य बना लेते हैं रम्मी के लिए। तो यहाँ पे हम वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया रम्मी के लिए इधर बना दिया, इधर हो गया रम्मी
और इधर बना दिया हम तंबोला बना दिए, इसको हमने बना दिया दोस्तों तंबोला। और यहाँ पे दोनों को मैंने इंटरसेक्ट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यक्ति जो हैं तंबोला और रम्बी दोनों खेलते हैं, दोनों में जो है भाग लेते हैं। तो यहाँ पे जो दोनों में पहले उभयनिष्ठ है उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा 220 जो है दोनों में भाग लेते हैं, तो दोनों में भाग लेने वाले यहाँ पे इसका मान लिखा जाएगा 220, ये दोनों में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों रम्मी में कितने भाग लेते थे? रम्मी में जो है 320 लोग जो है भाग लेते थे, रम्मी में 320 लोग भाग लेते थे। और तंबोला में कितने भाग लेते थे? 350 लोग तंबोला में भाग लेते थे और रम्मी में 320 लोग। लेकिन दोस्तों देखिए ध्यान देने की बात यह है, केवल रम्मी में भाग लेने वाले व्यक्ति कितने हैं? तो क्या करेंगे 320 में 220 को घटा देंगे, तो 320 में 220 को घटा देंगे दोस्तों, तो केवल रम्मी में भाग लेने वाले सदस्य पता चल जाएंगे। इसी प्रकार से केवल तंबोला में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 350 में 220 को घटा देंगे, तो 350 में 220 को घटा देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1। तो केवल तंबोला में भाग लेने वाले सदस्य कितने हैं? 130 हैं। अब पूछ रहा है कि क्लब में कुल कितने सदस्य हैं, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 100 प्लस 220 प्लस 130, इसको जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 100 में 220 जोड़ेंगे तो ये 320 हो जाएगा और प्लस 130, 0 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 3 1 4। तो क्लब में कुल कितने सदस्य थे? 450 सदस्य थे, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक दोस्तों श्रृंखला दिया हुआ है, इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी वही पूछ रहा है। तो देखते हैं कौन सी श्रृंखला इसमें आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों 5 से 17 कैसे हुआ? प्लस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 17। अब दोस्तों 17 से 37 कैसे हुआ? प्लस 20 करेंगे तब हो जाएगा 37। अब दोस्तों 37 से जो है 65 कैसे हुआ? तो प्लस दोस्तों 28 करेंगे तब जाके क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। अब आगे क्या बढ़ेगा दोस्तों? तो क्रम देख लेते हैं कौन सा चल रहा है। यहाँ पे 12 का अंतर हुआ, फिर 12 8 20, 20 8 28 हो गया। अब 28 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ दें, 28 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस 36 आ जाएगा। अब इस 65 में 36 को जोड़ देंगे तो यही वाली यहाँ पे संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों 65 में 36 को जोड़ देंगे तो 6 5 11 और 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? 101 जो है संख्या भरी जाएगी। कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्चा बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है? हमसे खर्चा पूछ रहा है और कहाँ पे खर्चा होना चाहिए दोस्तों? कमरे के चारों दीवारों पर और छत पर पेंट करने के लिए खर्चा पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? यहाँ पे दिया है वर्ग मीटर, इसका मतलब है हमें क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक दोस्तों होता है वर्ग मीटर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और छत का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणते ऊंचाई होता है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। 2 कोष्टक में लंबाई कितना दिया दोस्तों? यहाँ पे 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर। तो लंबाई का मान रखेंगे यहाँ पे 5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है यहाँ पे दोस्तों? 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो 2 गुणते 5 4 9 हो जाएगा और गुणते कितना? 3 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 54 वर्ग मीटर ये हो जाएगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब दोस्तों हम निकाल लेते हैं छत का क्षेत्रफल। तो दोस्तों छत जो है ये प्लेन होती है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो छत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? छत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है दोस्तों? यहाँ पे 5, चौड़ाई कितना दिया है? 4, 5 चौका 20 वर्ग मीटर ये हो गया छत का क्षेत्रफल। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो कुल क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 54 प्लस कितना? 20, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 74 वर्ग मीटर ये हो गया कुल क्षेत्रफल। अब इस पर दोस्तों सफेदी कराने का खर्चा निकालना है। तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा दिया है 7.5 रुपया। तो 74 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा? ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुणा कर देंगे। तो व्यय बराबर होगा 74 गुणते 7.5 रुपया।
अब इसी को दोस्तों गुणा कर देंगे, जितना आएगा आंसर हो जाएगा 555 रुपया आएगा। तो 555 रुपया दोस्तों ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, किसी त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल बताइए जबकि उसकी भुजाएं 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हो। यहाँ पे दोस्तों एक त्रिभुजाकार पीतल है। त्रिभुजाकार क्या है? यहाँ पे पीतल का चादर है जिसकी लंबाई दिया है यहाँ पे 3 मीटर दिया है, 4 मीटर दिया है और 5 मीटर दिया है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो हीरोन का सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हो जाएगा ए का मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 मीटर और बी का मान हो जाएगा 4 मीटर और सी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा कितना होता है 2। तो दोस्तों यस बराबर इन तीनों को पहले जोड़ेंगे 3 4 7 7 5 कितना हो जाएगा 12 12 बटा 2। तो अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 मीटर आ जाएगा। अब दोस्तों हीरोन का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। तो सूत्र ये होता है दोस्तों अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। इसी में मान रखेंगे दोस्तों, एस का मान कितना है 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों ए का मान रखेंगे 3, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5 हो जाएगा। हल करेंगे दोस्तों 6 गुणते 6 में 3 के 3, 6 में 4 के 2 और 6 में 5 के 1। गुणा करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 18 18 दूना 36 हो जाएगा। और 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 6 होता है। तो 6 मीटर जो है ये त्रिभुजाकार पीतल की चादर का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 6 वर्ग मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, आकृति में कोण ABC बराबर दिया है 69 डिग्री तथा ACB का मान दिया है 31 डिग्री हो तो कोण BDC का मान बताइए। तो दोस्तों इस चित्र में हमें इस BDC का मान हमें यहाँ पे बताना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले चलेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है 69 डिग्री और यहाँ पे दिया है 31 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ पे 69 डिग्री प्लस 71 डिग्री प्लस कोण, इसका नाम लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं दोस्तों x डिग्री। x बराबर कितना लिखेंगे 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, 36 9 और 1 10 हो जाएगा और प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों 180 माइनस कितना हो जाएगा 100। तो घटाएंगे कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। तो दोस्तों ये वाला कोण जो है यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री, यहाँ भी होगा क्योंकि दोस्तों एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे BDC का मान कितना आएगा, इसलिए कोण BDC बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, किसी समलंब का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं का योगफल कितना होगा? कैसे लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पहले लगाते हैं। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग गुणते उनके बीच की दूरी। ये दोस्तों समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 78 दिया है बराबर 1/2 गुणते समांतर भुजाओं का योग पूछ रहा है, इसको हम मान लेते हैं x गुणते उनके बीच की दूरी कितना दिया है दोस्तों 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ रखेंगे 6, तो 2 1 का 2 2 3 6 हो जाएगा। 78 बटा यहाँ बचेगा 3 बराबर x हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और तिछाक 18 हो जाएगा। तो दोस्तों समांतर भुजाओं का योग कितना आएगा 26 सेंटीमीटर आएगा। तो 26 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x प्लस वाई बराबर -4 दिया है तब x घाते 3 प्लस वाई घाते 3 माइनस 12xy प्लस 64 का मान बताइए। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे इस सवाल को? यहाँ पे x प्लस वाई बराबर -4 दिया है और यहाँ पे देखिएगा x 3 घात में है और y भी 3 घात में है। इसका मतलब हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का हम क्या करते हैं दोस्तों, घन कर देते हैं। तो x प्लस वाई के घाते 3 हो जाएगा और बराबर -4 पे घाते 3 हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लगेगा दोस्तों यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा बराबर
-4 का दोस्तों 3 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, -64 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे x³ प्लस y³ प्लस 3xy, और दोस्तों x प्लस वाई का मान कितना दिया है, -4 दिया है, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -64 हो जाएगा। तो x³ प्लस y³ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 तियाँ 12xy हो जाएगा। ये -64 दोस्तों इधर आएगा तो +64 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों x³ प्लस y³ माइनस 12xy प्लस 64 का मान कितना होगा, 0 होगा। तो दोस्तों 0 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 4x घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के व्यंजक x माइनस 1 से विभाज्य है तो k का मान बताइए। दोस्तों यहाँ पे ये व्यंजक जो है, ये वाला व्यंजक जो है x माइनस 1 से विभाज्य है, इसका मतलब इसका शेषफल क्या होगा, 0 होगा। विभाज्य है तो दोस्तों शेषफल कितना आता है, 0 आता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये x माइनस 1 बराबर क्या करेंगे, बराबर 0 मान लेंगे, और x बराबर क्या करेंगे 1, इसी व्यंजक में मान रख कर k का मान पता कर लेंगे। तो यहाँ रखेंगे दोस्तों 4x घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर कितना, 0। x का मान दोस्तों इसी में 1 रखेंगे, तो 4 1 पे घाते 3 हो जाएगा प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इधर 1 हो जाएगा प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। तो 1 के घाते 3 1 होगा, 4 1 का 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 3 1 का 3 माइनस 4 1 का 4 प्लस k बराबर 0। तो -4 प्लस 4 कट जाएगा, तो 3 प्लस k बराबर 0 बचेगा। k का मान कितना आएगा दोस्तों, -3 आएगा। तो -3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दशमलव भिन्न 0.234 के ऊपर बार को p/q के रूप में बदलिए। जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा दशमलव के दाहिनी तरफ जो है सभी संख्याओं के ऊपर क्या है, बार है। तो इसके बदलने का, भिन्न में बदलने का सबसे सरल तरीका है दोस्तों, सबसे पहले ऊपर दी गई संख्या को ऐसे लिख लीजिए, बटे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतना नीचे आप 9 लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा बार के नीचे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 3 बार 9 लगा दीजिए, तो 234/999 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, दशमलव भिन्न 0.1254 के ऊपर बार है को p/q के रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा केवल 2 संख्या के ऊपर बार दिया है, इस पे बार नहीं दिया है। तब दोस्तों ऐसे सवालों को p/q के रूप में कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझिएगा। 0.1254 के ऊपर बार है, तो पहले क्या करेंगे, दी गई जो संख्या ऐसे उतार लेंगे, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगाए दोस्तों उसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, और हर में क्या लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार लिखेंगे 9, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है दोस्तों उतनी बार लिखेंगे 0। तो 2 बार 0 लिख दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा, 5 में से 1 गए 4 आ जाएगा, 1242 बटा कितना आ जाएगा, 9900। अब दोस्तों इसी को काटेंगे, हल करेंगे, कितना आ जाएगा, 69 बटे कितना आ जाएगा, 550। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 5 संख्याओं का समांतर माध्य 27 है। यदि एक संख्या भूल से छूटने पर समांतर माध्य 25 प्राप्त होता है तो छूटी हुई संख्या बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ दिया है कि 5 संख्याओं का जो समांतर माध्य है ये कितना दिया, 27 दिया है। तो पहले इनका हम निकाल लेते हैं योगफल। तो योगफल कितना आ जाएगा दोस्तों, इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो 27 में 5 गुणा करेंगे, 5 7 35, हासिल लगा कितना 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो योगफल कितना आ गया, 135 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे कहता है यदि एक संख्या भूल से छूट जाती है तो समांतर माध्य कितना प्राप्त होता है, 25 प्राप्त होता है। तो पहले संख्या कितनी थी दोस्तों, 5 थी, तो एक संख्या भूल गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसके योगफल में से वो संख्या क्या होगी, घट भी जाएगी। तो हम मान लेते हैं वह संख्या क्या थी, x थी, जो छूट गया था। तो x इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो पहले का योगफल कितना है, 135 है। जब नया योगफल निकलेगा दोस्तों तो कितना होगा, नया योगफल जो हो जाएगा, नया योगफल दोस्तों क्या हो जाएगा, 135 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, सूत्र लगाते हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग और बटे क्या होगा, पदों की संख्या होगा। तो यहाँ पे समांतर माध्य कितना दिया है, नया वाला 25 दिया है, और पदों का योग कितना मिला है, नया वाला 135 माइनस x मिला है, और बटे नया संख्या कितनी मिली है दोस्तों, 4 मिला है। तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 100 बराबर 135 माइनस x हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे दोस्तों, 135 माइनस 100 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 35 आ जाएगा।
तो वो छूटी हुई संख्या कौन सी थी? 35 थी। तो 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़ों जो आरोही क्रम में लिखा गया है कि माध्यिका दिया है दोस्तों यहाँ पे 25, तो यक्स का मान बताना है। माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों जो भी आंकड़ा दिया रहता है वो तो या तो आरोही क्रम में लिखा हो या तो अवरोही क्रम में लिखा हो। तो यहाँ पे पहले से ही डेटा क्या है? आरोही क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का मान निकालने के लिए सबसे सरल तरीका बताऊंगा दोस्तों, बिना सूत्र से कैसे लगाएंगे आप। तो पहले पदों की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद है। तो 5 पद इधर से जोड़ा बना लीजिए और 5 पद दोस्तों इधर से जोड़ा बना लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बीच में कोई भी संख्या नहीं बच रही है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? माध्यिका बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि 2 पद है 2 से भाग कर दिया। अब दोस्तों माध्यिका कितना दिया है? 25 दिया है, यहाँ रखेंगे 25 बराबर 1x हो जाएगा 2x प्लस 4 2 6 बटा कितना? 2। 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 माइनस 6 बराबर कितना? 2x। तो दोस्तों 50 में से 6 घटाएंगे कितना जाएगा? 44 आएगा और बराबर कितना? 2x। x का मान निकालेंगे, 2 से कैंसिल कर देंगे तो 22 बराबर कितना आ जाएगा? x। तो x का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे? 22 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि कूट भाषा में इनवाइट को 91 42 29 205 और फोर्ट को 61 51 820 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रैंपो को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आई का कोड क्या होता है? आई का कोड होता है 9 और एन का कोड क्या होता है? 14 और वी का कोड क्या होता है? 22। आई का कोड क्या होता है दोस्तों? 9 होता है और टी का कोड क्या होता है? 20 होता है। ई का कोड क्या होता है दोस्तों? 5 होता है। उसी प्रकार इसमें भी दिखेगा, एफ का कोड क्या होता है? 6 होता है। ओ का कोड दोस्तों कितना होता है? 15 होता है। आर का कोड क्या होता है? 18 और टी का कोड क्या होता है? 20 होता है। यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के कोडों का मान लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से हम रैंपो का भी मान लिखेंगे। तो रैंपो का हो जाएगा REMPO। तो दोस्तों आर जो है वो किस क्रम पे लेटर आता है? 18 पे आता है। ई जो है 5 पे आता है। एम किस पे आता है? 13 पे आता है। पी किस पे आता है दोस्तों? पी जो है आपका आता है 16 पे आता है और ओ किस पे आता है दोस्तों? ओ जो है 15 पे आता है। तो रैंपो का कोड क्या होगा? 18 513 16 15 हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न चित्र में लुप्त संख्या बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो यहाँ पे देख लेते हैं सीरीज जो है किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? 6 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 7 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? 6 का स्क्वायर भरा जाएगा। तो 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, नीचे दिए गए पासे में यदि निचले तल सिरे पर संख्या 2 हो तो ऊपरी सिरे पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे दोस्तों 2 के विपरीत संख्या पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या जो है उभयनिष्ठ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 2 और 2 संख्या जो है क्या है? उभयनिष्ठ है। तो हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से घुमाएंगे, 2 को ऐसे घुमाया इधर से, इसको भी दोस्तों ऐसे घुमाएंगे। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 6 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा और 3 का विपरीत क्या होगा? 1 होगा। तो दोस्तों 2 का विपरीत तो हमें पता नहीं चला, तो 2 का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कौन सी संख्या जो है पासे में दोस्तों यहाँ पे दिख नहीं रही है? तो पासे में इसमें 5 जो है संख्या नहीं दिख रही है, क्योंकि 1 है, 6 है, 3 है, 4 है, तो 5 नहीं दिख रही है। तो 2 के विपरीत कौन होगा? 5 होगा। 5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न चित्र में लुप्त संख्या बताइए। इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या भरी जाएगी? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये 83 जो है किस प्रकार से आया है। यदि दोस्तों हम 7 का स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और दोस्तों 3 का स्क्वायर कर दें कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यदि दोस्तों इन तीनों को जोड़ दें कितना आएगा? 9 5 14 और 14 और 9 हो जाएगा दोस्तों 23। यहाँ से लगा 2 4 2 6 2 8 83 हो जाएगा। दोस्तों तीनों का वर्क करके जोड़ने पर 83 आ रहा है। ऐसे इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36
और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इन तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो यही नियम दोस्तों हम इसमें भी लगाएंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। जोड़ेंगे दोस्तों 6 5 11 9 20 हो जाएगा। हाथ से लगा 2, 4 2 6 और 1 7, 7 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों 90 भरा जाएगा। 90 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, दो बेलनाकार बर्तनों की त्रिज्याओं में 1 और 3 का अनुपात है और उनकी ऊंचाइयों में 1 और 2 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन का सूत्र हो जाएगा दोस्तों पाई R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा बटे दूसरे बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर H2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ बचेगा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर और गुणते H1 बटे H2 बचेगा। तो दोस्तों R1 बटा R2 का मान कितना दिया है 1/3 दिया है। तो यहाँ रखेंगे 1/3 का स्क्वायर गुणते H1 बटा H2 का मान दिया है 1/2 दिया है। तो 1/2 रखेंगे। हल करेंगे दोस्तों V1 बटे V2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1/9 गुणते 1/2 हो जाएगा। तो V1 बटे V2 बराबर आ जाएगा 1/9 दूनी 18 हो जाएगा। अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो V1 अनुपाते V2 बराबर कितना हो जाएगा 1/18। तो इनके दोस्तों आयतनों में अनुपात कितना होगा 1/18 होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो वह धन बताइए। जब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हो और दोस्तों समय कितने वर्ष का हो 2 वर्ष का हो, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिक लगता है। D बराबर होता है P कोष्टक में R/100 पावर n। D क्या है दोस्तों अंतर है, P आपका मूलधन है, R क्या है दर है, n क्या है समय है। तो दोस्तों यही वाला सूत्र जो है हम इस 36 वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा D कितना दिया है, अंतर कितना दिया है दोस्तों 15 दिया है, बराबर धन पूछ रहा है R कितना दिया है 10% बटे यहाँ हो जाएगा 100 पावर कितना है दोस्तों यहाँ पे समय कितना है यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 10 1 का 10, 10 10 में 100 हो जाएगा। तो 15 बराबर कितना बचेगा P 1/10 का होल स्क्वायर बचेगा। 15 बराबर हो जाएगा दोस्तों P गुणते 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो दोस्तों P का मान निकालेंगे तो 15 गुणते कितना हो जाएगा 100। तो P बराबर कितना हो जाएगा 1500 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों वह धन कितना है 1500 रुपया। 1500 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला वाला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, 5000 रुपया 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपया दिया है, तो ब्याज की दर बताना है। तो दोस्तों इस सवाल में यही वाला सूत्र लगेगा। ये सवाल लगा के दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। x का 90% बराबर y का 30% तथा y बराबर x का p% हो तो p का मान बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इस वाले को हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का माने गुणा 90% माने होता है दोस्तों 90/100 बराबर y का माने गुणा और 30% यहाँ लिखेंगे 30/100 हो जाएगा। 100 कैंसिल हो जाएगा। 30 1 का 30, 30 3 90 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा दोस्तों 3x बराबर कितना बचेगा y। तो y का मान इधर निकल गया 3x। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो y बराबर लिखेंगे x का माने गुणा p% माने p/100 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी y बराबर 3x जो है इसी में हम रख देते हैं। तो 3x बराबर हो जाएगा x गुणते p बटा कितना 100। तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो p का मान निकालेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 100 में 3 का गुणा कर देंगे 300 आ जाएगा। तो p का मान कितना आएगा दोस्तों 300। पहला वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ % बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम वस्तु और एक तरफ लिखेंगे उसका मूल्य लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 11 नारंगी जो है 10 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ लिखेंगे 11 और यहाँ लिखेंगे 10 रुपया। आगे 11 रुपये में 10 नारंगी बेच देता है, तो 10 नारंगी का मूल्य यहाँ पे कितना है 11 रुपया है। 10 नारंगी का मूल्य 11 रुपया है। अब दोस्तों हमें निकालना है लाभ %। तो दोस्तों हमेशा इधर से ही आप गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा माइनस, अब इधर से गुणा करेंगे दोस्तों 10 10 में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जितना दोस्तों हम घटाएंगे उतने से भाग करेंगे और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा। 121 में 100 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा 21%।
तो 21% का इसको क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। तो दोस्तों कैसे लगाएंगे, एक तरफ लिखेंगे क्या, वस्तु, और एक तरफ लिखेंगे मूल्य। अभी दोस्तों ये पिछले वाला सवाल हमने इस टाइप का बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों 2 वस्तु जो है 1 रुपया में खरीदा है, 2 वस्तु 1 रुपया में, और यहाँ पे 5 वस्तु 3 रुपये में बेच रहा है, 5 वस्तु 3 रुपये में बेच रहा है। अब हमें निकालना है दोस्तों लाभ परसेंट। तो दोस्तों हमेशा जो है इधर से ही गुणा करेंगे। तो 2 तिहाई कितना हो गया, 6। अब घटाएंगे कितने को, 5 में 1 का गुणा कर देंगे, 5 1 का 5। जितना दोस्तों घटाए हैं उतने से भाग करेंगे और परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। तो 5 1 का 5, 5 से काटेंगे 20 बार जाएगा, 6 में से 5 गए 1, 1 में दोस्तों 20 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 20%। तो उसको 20% का लाभ होगा। चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, किसी वस्तु को 1754 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 1492 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, क्रय मूल्य हमें यहाँ पे निकालना है। तो दोस्तों जब यहाँ पे लाभ और जो है हानि क्या हो, बराबर हो, लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो, तब उसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, इन दोनों विक्रय मूल्य की क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन दोनों विक्रय मूल्य को क्या करेंगे, पहले दोस्तों जोड़ देंगे। तो 1754 में 1492 को जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों, 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 9 5 14, हासिल लगा 1 हो जाएगा, और 7 4 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, बटे कितना 2। अब इसी को दोस्तों भाग करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 1623 रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। तो दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, राहुल 2 घरों को एक ही मूल्य पर बेचता है। सेलिंग प्राइस दोस्तों यहाँ पे दोनों का बराबर है। एक घर पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे घर पर उसे 10% की हानि होती है, तो सही कथन का चुनाव कीजिए। तो दोस्तों ऐसे सवाल कैसे लगते हैं, जब सेम परसेंट का लाभ हो और सेम परसेंट का हानि हो। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमेशा हानि होती है। तो परसेंटेज हानि कितनी होगी, परसेंटेज हानि कितनी होगी दोस्तों, x² बटे 100 की हानि हो जाएगी। x का मान रखेंगे 10, 10 गुणते 10 बटा कितना 100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 1%। तो 1% की यहाँ क्या होगा दोस्तों, हानि होगा। तो पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कितने समय में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है कितने समय में, समय पूछ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रिक लगाएंगे, n-1 गुणते 100 बटा कितना दर। तो n क्या है दोस्तों, यहाँ पे गुना गुनी है, यहाँ पे 2 गुना दिया है, तो रखेंगे 2 - 1 गुणते 100 बटा r का मान कितना दिया है 10%। तो 10 1 का 10, 10 10 में 100 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1, 1 में 10 गुणा करें कितना आएगा 10। तो 10 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। कैसे लगाएंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं दर। तो दर निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र लगाएंगे दोस्तों, n-1 गुणते 100 बटा कितना समय। तो n कितना दिया है दोस्तों, इसमें 2 गुना, तो हो जाएगा 2 - 1 गुणते 100 बटा समय कितना दिया है 20 वर्ष। तो 20 1 का 20, 20 पंचे 100, दर कितना आएगा दोस्तों 5% आएगा। अब पूछ रहा है इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है n-1 गुणते 100 बटा कितना दर। तो n कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 गुना हो गया है। तो 3 - 1 गुणते 100 बटा दर कितना आया 5%। 5 से कैंसिल करेंगे 20 बार जाएगा, 2 गुणते 20 बराबर कितना आएगा दोस्तों 40 वर्ष। 40 वर्ष दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 10 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 इकाई काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, तो 5 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में कितने इकाई काम करेंगे। तो यहाँ दोस्तों सूत्र लगेगा m1 d1 h1 बटे कितना w1 बराबर
M2 D2 H2 बटा कितना W2 इसी मान रखेंगे। M1 का मान क्या है दोस्तों 10 दिन गुणते D1 का मान कितना है यहाँ पे 10 दिन है और H1 का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 10 घंटे है। अब बटा W1 मतलब कितना काम किया है 10 काम किया है तो यहाँ 10 लिखेंगे बराबर M2 का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 5 आदमी है गुणते D2 यहाँ पे दिया है 5 दिन और गुणते H2 का मान दोस्तों कितना है यहाँ पे 5 घंटे बटा W2 मतलब यही पूछ रहा है कितना काम होगा। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया दोस्तों 5 1 का 5 5 दूनी 10 5 1 का 5 5 दूनी 10 इधर बचेगा 4 बराबर 5 बटा W2। अब दोस्तों W2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटा 4 हो जाएगा। भाग करेंगे 4 1 का 4 दशमलव बढ़ाएंगे तो फिर हो जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो 5 दिन में कितने इकाई काम होगा दोस्तों 1.25 इकाई काम होगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों log 64 बेस x बराबर 2 है तो x का मान बताना है। तो दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या करेंगे सबसे पहले इसको आप घातांक के रूप में लिख लीजिए। तो घातांक के रूप में लिखने का नियम यहाँ पे देखिएगा दोस्तों घातांक के रूप में लिखने पर तो दोस्तों इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो घातांक के रूप में कैसे लिखा जाता है इस वाली संख्या को इसकी स्क्वायर कर देते हैं और ये 64 जो है यहाँ पे आ जाता है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना 64। अब दोस्तों यक्स का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 64 हो जाएगा तो यक्स का मान कितना आएगा दोस्तों 8 आएगा। 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों 10 सेंटीमीटर भुजा के दो ठोस घन आपस में अंत से अंत जुड़े हुए हैं फलस्वरूप बने हुए घनाभ का आयतन बताइए। यहाँ पे दोस्तों दो ठोस घन हैं एक ठोस घन हम यहाँ बना लेते हैं और एक ठोस घन यहाँ बना लेते हैं। दोनों को जो है सटाकर रखा गया है और जिसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 हुआ और ये भी 10 हुआ। जब दोनों को सटाकर रख दिया जाएगा तो दोस्तों लंबाई कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ देंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों चौड़ाई कितना रहेगा चौड़ाई 10 ही सेंटीमीटर रहेगा और दोस्तों ऊंचाई कितना रहेगा ऊंचाई भी 10 ही सेंटीमीटर रहेगी। अब पूछ रहा है फलस्वरूप बने हुए घनाभ का आयतन बताइए। अब दोस्तों ये घनाभ बन गया तो घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। लंबाई 20 है चौड़ाई 10 ऊंचाई 10 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। तो 2000 घन सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों 6 सेंटीमीटर लंबाई 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ से कितने 1 सेंटीमीटर वाले घन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे घनों की संख्या पूछ रहा है। घनों की संख्या क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे पहले क्या करेंगे घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन बटे क्या लिखेंगे घन का आयतन लिखेंगे घन का आयतन लिखेंगे। तो घनाभ का आयतन सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई और घन का आयतन होता है भुजा घाते 3 होता है। तो लंबाई दिया है 6 चौड़ाई 4 ऊंचाई 5 बटे अब इसकी भुजा दिया है दोस्तों कितना 1 गुणते 1 हो जाएगा 6 चौक 24 24 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 120। तो 120 घन काटे जा सकते हैं। दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 1/3 2/9 5/6 4/27 का एलसीएम बताना। यहाँ पे दोस्तों ये भिन्नों का लस है। तो दोस्तों भिन्नों का लस निकालने के लिए क्या करते हैं भिन्नों का लस बराबर होता है अंश का लस बटे हर का मस होता है। दोस्तों ये सूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे अंश में दी गई संख्या के क्या करेंगे लस निकालेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 5, 4 का लस निकालेंगे बटा यहाँ पे हर वाली संख्या है 3, 9, 6, 27 का मस निकालेंगे। तो दोस्तों 1, 2, 5, 4 का लस निकालेंगे कितना आएगा 5 चौक 20 आ जाएगा लस इसका 20 आ जाएगा बटे 3, 9, 6, 27 का मस निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा 3 आएगा। तो इन सभी संख्याओं का लस कितना होगा 20/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं।
इसका मतलब ये है दोस्तों कि 41 सही 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको भाग कर देंगे। तो 41 सही 2/3 भागे 1/6। तो इसको पहले भिन्न बदलेंगे। तो 3 1 का 3, 3 चौक 12, 123 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 125/3 हो जाएगा। भाग के जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इसको पलट देंगे, 6/1 हो जाएगा। 3 1 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो दोस्तों 125 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो 250 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है और 820 रुपये में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा बताइए। मुनाफा का मतलब होता है दोस्तों लाभ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको कितने रुपए का लाभ हुआ। लाभ निकालने के लिए दोस्तों 820 में क्या करेंगे, 615 को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो 205 रुपये का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि लाभ परसेंट, जिसे मुनाफा परसेंट भी कहते हैं, सूत्र होता है लाभ गुणते 100 बटा कितना, सीपी। लाभ कितना मिला दोस्तों, 205 गुणते 100 बटा सीपी क्या है, जितने में खरीदा गया है उसको सीपी कहा जाता है। तो 615 ये हो गया। अब दोस्तों 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 1 का 5, 5 से काटेंगे दोस्तों इसको कितनी बार जाएगा, 5 1 का 5 जाएगा, फिर 5 2 10, 5 3 15, गुणते कितना 100 हो जाएगा। 41 1 का 41, 41 तिहैया, तो यहाँ बचेगा कितना दोस्तों, 100/3 बचेगा। भाग करेंगे 33.33% का इसको क्या होगा, मुनाफा होगा दोस्तों। तो दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, दो भाइयों की उम्रों का अनुपात जो है 4:3 दिया है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाइयों की उम्र बताइए। कैसे निकालें दोस्तों, बड़े भाई को दोस्तों हम मान लेते हैं ए और छोटे भाई को मान लेते हैं बी। दोनों का अनुपात दिया है दोस्तों कितना, 4:3 दिया है। तो बड़े भाई की उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4x, और छोटे भाई की उम्र कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न में ये कहता है दोस्तों कि बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों इसी में ए और बी का मान रखेंगे। यहाँ पे ए का मान 4 वर्ष, बी का मान 3x प्लस 6 हो जाएगा। तो 4x में 3x घटाएंगे दोस्तों, 1x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है दोनों भाइयों की आयु बताइए। तो क्या करेंगे, इसी में x का मान रखेंगे। तो दोस्तों बड़ा भाई जो हो जाएगा 4 गुणते 6 24 वर्ष, बड़े भाई की आयु हो गई 24 वर्ष, और छोटे भाई की उम्र कितनी होगी, 3 गुणते x मतलब 3 गुणते 6, तिछाक 18 वर्ष हो जाएगा। तो बड़ा भाई 24 साल का था और छोटा भाई 18 वर्ष का था। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, इसको सरल करना है, बताना कितना उत्तर आएगा। ये दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 टीजीटी में भी पूछा गया था और पीआरटी में भी पूछा गया था। कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इनका हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 - 1/3 हो जाएगा। और इसी तरह से 4 - 1/4 हो जाएगा। डैश डैश डैश, इसको भी लघुत्तम लेंगे दोस्तों, n - 1 बटा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गए 1, 1/2 गुणते 2/3 गुणते 3/4 गुणते डैश डैश डैश, क्या बचेगा दोस्तों, n - 1 बटा कितना बचेगा, n बचेगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे संख्या किस तरह से कट रही है। तिरछा तिरछा कट रही है, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऐसे दोस्तों 4 से 4 कट जाएगा। ऐसे यहाँ पे n - 1 भी इससे कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, n बचेगा। तो 1/n इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, मूलो -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण कौन सा है। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के क्लास 6 to 8 में भी पूछा गया है, पीआरटी में भी पूछा गया और टीजीटी में भी पूछा गया है। कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला मूल दिया है -1 और दूसरा मूल दिया है 4 दिया है। तो इससे द्विघात समीकरण कौन सा बनेगा। सबसे सरल तरीका देखिएगा दोस्तों, x का मान -1 यहाँ भी होगा और यहाँ भी x का मान 4 आया होगा। तो अब क्या करेंगे, x -1 इधर हो जाएगा +1, तो x + 1 बराबर इधर 0 हो जाएगा और इधर हो जाएगा x - 4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों द्विघात समीकरण बनाने के लिए दोनों का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x + 1 और x - 4 बराबर 0, गुणा करेंगे दोस्तों, x² हो जाएगा और -4x + 1x और -4 बराबर 0। तो x² घटाएंगे दोस्तों, इसको कितना आएगा, -3x - 4 बराबर 0।
तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि a बटा बी पावर 2x माइनस 3 बराबर b बटा a पावर x माइनस 3 है तो x का मान बताइए। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी में भी पूछा गया था और पीआरटी में भी पूछा गया था। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले इन दोनों के आधार को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों a बटा बी है, तो यहाँ a बटा बी करने के लिए क्या करेंगे? घात को माइनस कर देंगे। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे a बटा बी पावर 2x माइनस 3 बराबर, अब इसको पलटेंगे दोस्तों, तो जब इसको पलटेंगे तो घात क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो माइनस एक्स माइनस 3, अब आधार बराबर हो गया, घातों की तुलना कर लेंगे। 2x माइनस 3 बराबर माइनस एक्स माइनस 3। हल करेंगे दोस्तों, 2x माइनस 3 बराबर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, 2x प्लस एक्स और बराबर 3, ये माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना मिलेगा? 3 3 6, 3 1 का 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर 2 है तो x घाते 4 प्लस 1 बटा एक्स घाते 4 का मान बताइए। कैसे निकालें दोस्तों? सबसे पहले हम इसका 2 के घात वाला मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो x माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये हो जाएगा b बराबर 2 का स्क्वायर 4, x कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा? 4 प्लस 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना आया दोस्तों? यहाँ पे 6 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पे हमें उत्तर 4 घात में लाना है, तो इसका हम पुनः से क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। अब दोनों पक्षों का यहाँ पे हम फिर से वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा दोस्तों यहाँ पे, तो a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a और यहाँ पे क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 36। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स घाते 4 प्लस 1 बटा एक्स घाते 4 बराबर 36, ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। 36 में 2 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 34। तो एक्स घाते 4 प्लस 1 बटा एक्स घाते 4 का मान कितना आएगा? 34 आएगा। तो दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो 34 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 27 पे घाते 1/3 प्लस 243 घाते 1/5 का मान कितना होगा? तो दोस्तों कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम 27 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, उसी हिसाब से 243 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो दोस्तों 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 पे घाते कितना जाएगा? 3 आ जाएगा और पावर 1/3 दिया है, प्लस 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो 3 पे घाते 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब दोस्तों घात के ऊपर घात का मतलब होता है दोनों को गुणा कर देंगे, तो 3 पे घाते 3 गुणते 1/3 हो जाएगा, प्लस घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है, तो 3 पे घाते 5 गुणते 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ बचा दोस्तों 3 प्लस यहाँ कितना बचा? 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे है सवाल दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का लसप बताइए। यहाँ पे दोस्तों इन दोनों का हमें एलसीएम बताना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम दोनों का क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। 6 का ऐसा फैक्टर करेंगे दोस्तों कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो यहाँ दोस्तों कॉमन करेंगे, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3, तो इसका फैक्टर आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 2 आ गया। तो इसका फैक्टर x प्लस 3 x प्लस 2 हो गया। इसी हिसाब से दोस्तों इसका फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। 4 का ऐसा फैक्टर करें दोस्तों कि गुणा करने पर 4 आ जाए, जोड़ने पर भी 4 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और प्लस कितना हो जाएगा? 4। x कॉमन करेंगे तो बचेगा x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे x प्लस 2 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में भी बचेगा x प्लस 2।
अब इन दोनों का दोस्तों हमें एलसीएम निकालना है। तो LSP निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दोनों मिलेगा उसको लिखेंगे। तो x प्लस दो मिला, इसको लिख लिया। अब दोस्तों अब जो दोनों में नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो x प्लस दो मिल गया। अब ये वाला नहीं मिल रहा है और ये वाला नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे x प्लस दो और x प्लस तीन। तो इसका लसा हो जाएगा दोस्तों x प्लस दो x प्लस तीन हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों ये टीजीटी में क्या कर दिया, यहाँ पे केवल सूत्र ही पूछ लिया है। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n+1 बटा 2 पूरे का होल स्क्वायर। तो सी वाला दोस्तों इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि समतल भूमि पर किसी खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की 2 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। तो यहाँ दोस्तों हम एक खंभा बना देते हैं और इसकी छाया यहाँ पे पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या है, सूर्य है, इसका उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं। उन्नयन कोण को हम मान लेते हैं थीटा और ये खंभे की लंबाई को दोस्तों हम मान लेते हैं x। तो परछाई कितनी पड़ रही है, यहाँ पे कहा है कि खंभे की जो छाया की लंबाई है दोस्तों, ये जो छाया की लंबाई है वो खंभे की लंबाई की 2 गुनी है। अगर खंभा x है तो छाया कितनी होगी दोस्तों, 2x हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि कितना उन्नयन कोण बनेगा। तो हम जानते हैं दोस्तों यहाँ पे tan थीटा लगेगा क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना है दोस्तों, x है, और दोस्तों आधार कितना दिया है यहाँ पे 2x है। तो x से x से कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/2 मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों थीटा का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे tan के टेबल में किसी का मान 1/2 नहीं होता है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो इसमें दोस्तों चौथा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है दोस्तों, साइन 3000 का मान बताइए। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी में पूछा गया सवाल है। तो साइन 3000 का मान कैसे निकालें दोस्तों, यहाँ पे हम दोस्तों जानते हैं कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है। तो ये कोण जो है 360 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसको 360 से दोस्तों भाग कर लेते हैं। तो 360 से इसको भाग करेंगे तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो दोस्तों ये 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 2880 आ जाएगा। इसको घटा लेते हैं, 0, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन 3000 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 360 गुणते 8 प्लस 120 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मूला लगेगा, साइन 360 गुणते n प्लस थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह यहाँ क्या मिला दोस्तों, 120 अंश मिला। अब साइन 120 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और दोस्तों साइन 90 प्लस थीटा का मान कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। थीटा की जगह यहाँ पे 30 अंश है, माइनस कॉस 30 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, करड़ी में 3/2 होता है। तो साइन 3000 का मान कितना आएगा, माइनस करड़ी में 3/2 आ जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, माध्य बहुलक और माध्यिका के बीच सही संबंध कौन सा है दोस्तों। ये बीपीएससी टीआई 2 के टीजी2 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों बहुलक बराबर होता है 3 गुणते माध्यिका माइनस 2 गुणते माध्य होता है। तो पहला वाला ही इसका जो है सूत्र सही हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 गुणते माध्यिका माइनस 2 गुणते माध्य। अगला सवाल है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर लंबाई, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। तो दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का यहाँ पे पहले हम सूत्र लगाएंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है दोस्तों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL होता है। तो 2 कोष्टक में L का मान कितना है दोस्तों, 24 गुणते B का मान कितना है, 14 है, प्लस B का मान कितना है दोस्तों, 14 गुणते H कितना है, 7.5, प्लस H का मान कितना है, 7.5 गुणते L का मान कितना है, 24 है। अब इसी को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 24 में 14 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 336 आ जाएगा, और 14 में 7.5 गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा, और 7.5 में दोस्तों 24 गुणा करेंगे कितना आएगा, 180 आ जाएगा। अब दोस्तों तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने पर आ जाएगा यहाँ पे 621 आ जाएगा।
अब 2 का गुणा कर देंगे तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 6 12। तो दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? 1242 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये भाग वाला सवाल दिया है, इसको हल करना है, बताना है कितना उत्तर आएगा। टीजीटी में पूछा गया ये प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एकदम नीचे से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इसको पलट देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 18/1 आ जाएगा। तो 18 दाम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 180 बचेगा। तो 5 भागे 1/6 भागे 1 यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 180 बचा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इन दोनों को हल कर लेते हैं। तो 6 गुणा चिन्ह लगेगा, इसको पलट देंगे, 180 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दोस्तों गुणा करेंगे 6 0 0, 6 48 का 8 हाथ से लगा 4, 6 का 6, 6 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल करने पे कितना है दोस्तों 1080 आ गया। तो 5 भागे 1 यहाँ पे अब दोस्तों इसका मान कितना आ गया 1080 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो 5 भाग के जगह गुणा चिन्ह लगा देंगे, इसको पलट देंगे, तो 1080 बटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुणा करेंगे दोस्तों 5 0 0, 5 8 40 और 5 1 का 5, तो 5400 दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि दिया है 440 मीटर दिया है, उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई जो है वो 14 मीटर है, तो वह वृत्त का व्यास कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त ऐसे बना लिया और इस वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त बना लिया। ये हो गया क्या, ये ट्रैक की चौड़ाई हो गई। ट्रैक की चौड़ाई कितना दिया है 14 मीटर दिया है। अब यहाँ पे ये हो गया केंद्र हो गया दोस्तों, ये हो गई आंतरिक त्रिज्या छोटा आर, और ये हो गई बाहर की त्रिज्या हो गया, इसको हम मान लेते हैं बड़ा आर। हमसे पूछ रहा है बाहरी वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो दोस्तों बाहरी वृत्त का अगर हमें त्रिज्या पता चल जाए तो हम इसका व्यास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे आंतरिक परिधि दिया है 440 मीटर, इसकी सहायता से पहले हम आंतरिक त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो 2 पाई आर बराबर 440 हो जाएगा। 2 गुणते पाई का मान 22/7 गुणते आर बराबर कितना 440 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 22 दूना 44 हो गई है, और 44 से ये कटेगा कई बार जाएगा 10 बार जाएगा। आर का मान 10 सत्ते 70 हो जाएगा। तो जो आंतरिक त्रिज्या है दोस्तों वो कितना आया 70 मीटर आ गया। अब हमसे पूछ रहा है ये बाहरी त्रिज्या पहले निकाल लें। तो बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ 70 हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया दोस्तों 70 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 14 है। तो 70 में दोस्तों 14 जोड़ देंगे तो ये बाहरी त्रिज्या पता चल जाएगा। तो बाहरी त्रिज्या 70 + 14 कितना हो जाएगा 4 7 और 1 8, 84 मीटर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है व्यास, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणते त्रिज्या, इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 चौका 8, 2 8 16, 168 मीटर ये बाहरी त्रिज्या हो जाएगा दोस्तों। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 10 सेंटीमीटर लंबे एवं 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक आयत बना लेते हैं। ये हो गया आयत। अब यहाँ पे लंबाई दिया है ये कितना 10 सेंटीमीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। इसमें कहता है एक वृत्त बना है, तो दोस्तों वृत्त बना लेते हैं। तो ये हो गया वृत्त और ये हो गया इसका सेंटर। तो इसी वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले इस वृत्त की त्रिज्या हमें पता करना पड़ेगा दोस्तों। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक केंद्र से होकर कोई रेखा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों व्यास हो जाएगी, और ये व्यास वाली लंबाई जो है 8 के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास हमको मिल गया दोस्तों, वृत्त का व्यास मिल गया 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो गया दोस्तों 4 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 16, 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 4 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 धात्विक गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई है, तो बड़ी गेंद की त्रिज्या बताइए। गेंद जो है दोस्तों वो गोले के आकार का होता है, तो यहाँ पे
8 जो गोले का आयतन होगा वो बड़े गोले के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 बड़े गेंदों का आयतन जो बराबर होगा दोस्तों वो एक बड़ी गेंद के आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। और गेंद जो है दोस्तों गोले के आकार का होता है, तो गोले का आयतन का सूत्र लगेगा दोस्तों। 8 गुणते एक बड़े गेंद का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r घाते 3 हो जाएगा। और यहाँ पे एक बड़ी गेंद का आयतन तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 4/3 पाई r घाते 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इसकी त्रिज्या कितनी है, दिया है व्यास 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे 2 सेंटीमीटर, 4/3 पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 8 गुणते यहाँ पे रखेंगे 2 पे घाते 3 हो जाएगा बराबर r पे घाते 3 है। तो दोस्तों 8 गुणते 2 पे घाते 3 का मान कितना हो जाएगा 8 बराबर r पे घाते 3 हो जाएगा। तो r पे घाते 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो r का मान निकालेंगे, घनमूल 64 हो जाएगा। तो 64 घनमूल कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। तो बड़े गेंद की त्रिज्या कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 9 समतरों का विक्रय मूल्य 12 समतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो उसका परसेंटेज लाभ बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, 9 समतरों का जो विक्रय मूल्य है वो 12 समतरों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम अनुपात निकाल लेते हैं CP और SP का। तो ये हो जाएगा 9/12 बराबर CP बटा कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3/4 बराबर CP बटा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज लाभ, तो लाभ परसेंट बराबर होता है दोस्तों लाभ गुणते 100 बटा कितना, CP। अब दोस्तों देखेंगे लाभ कितने का हुआ, 3 में दोस्तों खरीदा है और 4 में बेचा है, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हो गया। तो 1 गुणते 100 बटा CP कितना है दोस्तों, यहाँ पे CP 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे। 100/3 का मतलब दोस्तों क्या होगा, 33 सही 1/3% का इसको क्या होगा, लाभ होगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 81 वर्ग सेंटीमीटर तथा 49 वर्ग सेंटीमीटर हैं। इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। जब दोस्तों 2 समरूप त्रिभुज होते हैं, मान लिया पहला त्रिभुज क्या है ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है PQR है, तो ये दोनों क्या है, समरूप हैं। ये दिया हुआ है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं दोस्तों, समरूप हैं। तब इनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है दोस्तों, क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों 81 बटा दूसरा क्षेत्रफल कितना दिया है 49 बराबर, इसको लिखेंगे H1 बटा कितना H2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों H1 बटा H2 का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा √81 बटा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो H1 अनुपाते H2 बराबर हो जाएगा 81 को वर्गमूल 9 हो जाएगा और 49 को वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात कितना आएगा, 9 और 7 का आ जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से 12% जो है क्या है, ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों कि लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या मान लिया हम x है, तो लड़कों की संख्या कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे कहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है, तो प्लस करेंगे और लड़कियों की संख्या का यहाँ पे 12% निकाल लेंगे। तो 12% का मतलब दोस्तों 12/100 हो जाएगा। तो इसी को हल करेंगे, कितना हो जाएगा 112x बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो दोस्तों लड़कों की संख्या कितनी आ गई 112x बटा 100 और लड़कियों की संख्या कितनी है x है। अब पूछ रहा है कि इनका अनुपात बताइए, तो अनुपात निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 112x बटा कितना हो जाएगा 100 अनुपात x, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब 100 को हटाने के लिए क्या करेंगे, अंश में 100 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 112 अनुपात 100 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 छम 12 और 2 से काटेंगे दोस्तों 50 बार जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अठे 16, 2 से काटेंगे दोस्तों 25 बार जाएगा। तो लड़कों और लड़कियों में अनुपात कितना आएगा 28 अनुपात 25 आएगा।
तो तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात बताइए। यहाँ पे दोस्तों दर जो है बराबर दिया है, तो चलिए यहाँ पे साधारण ब्याज का अनुपात निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 6 वर्ष का ब्याज निकालेंगे और 9 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो दोस्तों इधर 6 वर्ष का ब्याज हम निकाल लेते हैं, 6 वर्ष का ब्याज इधर निकाल लेते हैं और इधर 9 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या होता है, 100 होता है। अनुपात लगा लेते हैं यहाँ पे, यहाँ भी लगेगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो मूलधन दोस्तों यहाँ पे समान है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि एक निश्चित राशि पर, तो मूलधन समान हो गया तो P से P कैंसिल हो जाएगा। और दर भी दोस्तों यहाँ पे समान है तो R से R कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे समय कितना दिया है, 6 बटा 100 हो जाएगा। अनुपाते यहाँ पे समय दिया है 9 बटा 100 हो जाएगा। 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना दोस्तों, 6:9। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो इनके साधारण ब्याज का अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि एक काम को ए और बी 8 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए मिलकर 24 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। सवाल दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे करेंगे, यहाँ दोस्तों ए प्लस बी जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों का एक दिन का काम हम यहाँ निकाल लेते हैं। दोनों का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों सी और ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, तीनों मिलकर काम करेंगे तो सबसे पहले तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे a 2 बार होगा, b 2 बार होगा, c 2 बार होगा। तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 24 लघुत्तम ले लेंगे। 8 3 24, 3 1 का 3, 12 दूना 24, 2 1 का 2, 24 1 का 24, 1 हो जाएगा दोस्तों। हल करेंगे 3 2 5 और 1 6, 6/24। तो 6 1 का 6, 6 4 का 24, 1/4 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे तो 1 कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे दोस्तों ए बी सी तीनों का एक दिन का काम आया है, तो तीनों जो है मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो दोस्तों 8 दिन में ये तीनों मिलकर काम को पूरा करेंगे। बी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई बताइए। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि चौड़ाई कितना है, x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी। लंबाई यहाँ पे कहा है यदि लंबाई चौड़ाई से 15% ज़्यादा है तो लंबाई कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 115x बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है चौड़ाई, तो यहाँ पे दिया है क्षेत्रफल। तो आयत का जो दोस्तों क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई के बराबर होता है। तो 460 बराबर लंबाई 115x बटा 100 हो गया और गुणित चौड़ाई दिया है x। तो दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बचेगा। तो यहाँ बचा दोस्तों 460 गुणित 20 बटा कितना 23 हो जाएगा और बराबर कितना x। 23 1 का 23, 23 दूना 46, 20 आ गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे x में x गुणा करेंगे कितना होगा, x स्क्वायर, और बराबर 20 में 20 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 400 आ जाएगा। x का मान निकालेंगे, अंडर रूट कितना हो जाएगा 400, x का मान कितना आ जाएगा 20। और ये दोस्तों x क्या है, x यहाँ पे चौड़ाई था, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 मीटर आ जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे दोस्तों समबाहु त्रिभुज है और उसके परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। तो हम दोस्तों सूत्र जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या का सूत्र होता है भुजा बटे करड़ी में 3 होता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए भुजा दिया है कितना 12 सेंटीमीटर, तो इसी में 12 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 बटा करड़ी में 3। अब दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसको और हल करेंगे, करड़ी 3 का परमेयीकरण कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 करड़ी 3 बटे करड़ी 3 में करड़ी 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे आएगा 3, तो 3 1 का 3, 3 चौका 12,
तो 4 करड़ी 3 ये परिवृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो चौथा वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:25 और उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। ये दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं बटे दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। इनका मान कितना दिया है दोस्तों, 4/25 दिया है। और हम क्या करते हैं, पहले इनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr1² और दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πrt² हो जाएगा। तो 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा दोस्तों r1/r2 बराबर √4/25 बचेगा। तो दोस्तों 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात कितना आ गया, 2:5 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनके आयतनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो दोस्तों गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r1/3 बटे 4/3 पाई r2/3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, r1/r2 पे घाते 3 बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे r1/r2 का मान दिया है 2/5, तो यहाँ रख लेंगे 2/5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दोस्तों 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, और 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। तो इनके आयतन में अनुपात कितना आएगा, 8:125 आएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि बिंदु a² 0, बिंदु b 0, b² और बिंदु c 1, संरेखी हैं, तो बताइए कि इन चारों में कौन सा प्रतिबंध जो है सही होगा। ये दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे जानते हैं ये बिंदु दोस्तों त्रिभुज के तीनों बिंदु दिया हुआ है। जब त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होते हैं तब दोस्तों उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब तीनों बिंदु पता हो तब उसका सूत्र लगाते हैं दोस्तों यहाँ पे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इसी सूत्र में दोस्तों हम इसका मान रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है, पहला वाला बिंदु दोस्तों ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। इसी में मान रखेंगे। मान रखने पर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर यहाँ पे आ जाएगा a² b² बराबर a² प्लस b²। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे a² b² से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। तो यहाँ भाग करेंगे तो इधर कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर इधर दोस्तों a² कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/b² बचेगा, प्लस इधर b² कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/a² बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें दोस्तों मैच कर रहा है, तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ दिया है कि साइन a का मान 1/2, कॉस b का मान 1/2 और a प्लस b का मान पूछ रहा है। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले साइन a बराबर 1/2 लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि साइन के टेबल में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। अब तुलना कर लेंगे दोस्तों, a का मान कितना आ गया, 30 अंश। इसी प्रकार से कॉस b बराबर 1/2 लिखेंगे। कॉस के टेबल में देखेंगे किसका मान 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान जो है दोस्तों 1/2 होता है। तो b का मान कितना निकल आएगा, 60 अंश। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि a प्लस b का मान कितना होगा, a का मान 30 अंश है और b का मान कितना है, 60 है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो a प्लस b का मान कितना आएगा दोस्तों, 90 अंश। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि tan 2a बराबर cot a प्लस 60 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। ये सवाल दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है 2a न्यून कोण है, इसी को क्या करेंगे, 90 से घटा देंगे। तो tan 2a की जगह लिख लेंगे cot 90 - 2a, क्योंकि दोस्तों cot 90 - थीटा होता है tan थीटा, और बराबर cot a प्लस 60 डिग्री लिख लेंगे। अब दोनों तरफ से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 90 - 2a बराबर a प्लस 60 डिग्री। अब इसी को दोस्तों हल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 - 60
बराबर, इधर दोस्तों ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना होगा यहाँ पे 3a हो जाएगा। और 90 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 30 और बटा 3 बराबर कितना a, तो 3 एक का 3, 3 दहा में 30 हो जाएगा। दोस्तों a का मान कितना आएगा 10 डिग्री आएगा। पहला वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसा कि कोण AOB बराबर 110 डिग्री है, तो कोण APB का मान बताइए। तो दोस्तों कोण APB मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेंगे, वृत्त बना लिया और वृत्त पर ये दो स्पर्श रेखाएं हमने यहाँ पे खींच दिया है और इस जहाँ पे कटान बिंदु है इसको मानेंगे क्या P बिंदु मान लेंगे। अब यहाँ पे दिया है AOB का मान 110 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 110 अंश। हम यहाँ जानते हैं दोस्तों कि कोई भी स्पर्श रेखा हो वो त्रिज्या से होते हुए 90 अंश का कोण बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे 90 अंश कोण बन जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। और ये दोस्तों एक चतुर्भुज बना रहे हैं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश होता है। तो यहाँ 90 और यहाँ 90 और यहाँ हो गया 110, इसी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों 90 प्लस 90 और प्लस 110 जोड़ लेंगे, पहले कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 180 और प्लस कितना 110 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 0 8 1 9 290 डिग्री हो गया। दोस्तों तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया 290 डिग्री। कोण का मान निकालना है तो क्या करेंगे 360 से घटा देंगे, तो 360 में दोस्तों 290 घटा देंगे, 0 16 में से 9 गए 7। तो दोस्तों कोण APB का मान कितना आएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर करड़ी में 2 कॉस थीटा है और थीटा का मान 90 डिग्री नहीं है, तो टेन थीटा का मान बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में कॉस थीटा से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। तो जब दोस्तों दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा बराबर करड़ी में 2 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसी को दोस्तों कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है। यहाँ बचेगा +1, यहाँ बचेगा करड़ी में 2 बचेगा। सॉल्व करेंगे, टेन थीटा का मान निकालेंगे दोस्तों, तो करड़ी में 2 - 1, ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ये सवाल दोस्तों BPSC TRE 2 के TGT में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे कितना साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। लघुत्तम लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ रख दिया 1। तो यहाँ फिर कितना बचेगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा यहाँ पे कितना साइन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो दोस्तों 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि कॉस स्क्वायर 20 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 70 अंश बटे 2 साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर 31 अंश बराबर 2/k है, तो k का मान बताइए। सवाल दोस्तों TGT में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं इन दोनों एंगल का योग क्या 90 अंश हो रहा है, 70 20 90 हो रहा है। और नीचे भी देख लेते हैं 59 और 31 ये भी 90 हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों एक नियम लग जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 20 अंश को ऐसे रखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर दोस्तों 90 में कितना घटा देगी 70 आ जाए तो 20 घटा देंगे, तो 70 की जगह लिखेंगे 90 - 20 लिखेंगे। इसी प्रकार से नीचे दोस्तों 2 साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन स्क्वायर दोस्तों 90 में कितना घटा देगी 31 डिग्री आ जाए, तो 90 में दोस्तों 59 डिग्री घटा देंगे तो 31 डिग्री आ जाएगा। अब सूत्र लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे कॉस स्क्वायर 20 अंश प्लस कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। अब स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर में लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर 20 अंश बचेगा। इसी प्रकार से नीचे 2 कोष्टक में साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 59 अंश बचेगा। अब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो ऊपर लिख दिया 1 बटे 2 है और साइन स्क्वायर 59 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 59 अंश, इसका भी मान दोस्तों कितना होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है बराबर है। अब इसी को सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ बचेगा 1/2 बराबर 2/k। तिरछा गुणा करेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो k का मान कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो वह त्रिज्या बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे दिया है 36 सेंटीमीटर व्यास दिया है और 20 सेंटीमीटर व्यास दिया है। सबसे पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो 36 सेंटीमीटर व्यास के लिए त्रिज्या कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर व्यास के लिए कितना आएगा दोस्तों? त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो बड़े वृत्त की परिधि है दोस्तों वो दो वृत्तों के परिधि के क्या है? योगफल के बराबर है। तो पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, तो बड़े वृत्त की परिधि 2πr बराबर इधर हो जाएगा दोस्तों 2πr1 प्लस 2πr2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर दोस्तों 2π कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा r1 प्लस r2 बटेगा। 2π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा r बराबर r1 प्लस r2। इसी में मान रखेंगे तो r1 का मान कितना है दोस्तों? 18 प्लस r2 का मान कितना है? यहाँ पे 10 है। जोड़ेंगे कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर। तो दोस्तों उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, बीजक के क्रमिक बट्टों 20%, 10%, 5% के तुल्य बट्टा बताइए। सवाल दोस्तों टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दोस्तों जब 3% आपके पास दिया हो और आपसे पूछे समतुल्य बट्टा निकालने के लिए, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 100 माइनस 100 गुणते 100 माइनस x बटा 100, 100 माइनस y बटा 100, 100 माइनस z बटा 100। यहाँ पे x y z क्या है दोस्तों? x 20%, y 10%, z 5% है। इसी सूत्र में दोस्तों मान रखेंगे। हल करने पर दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा? 100 माइनस 68.4 आ जाएगा। घटा देंगे कितना आएगा? 31.6%। इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है तथा 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और रबर की कीमत क्या होगी? कैसे लगाएंगे दोस्तों? यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल की कीमत क्या है दोस्तों? x रुपया है और एक रबर का मूल्य कितना है? y रुपया है। तो पहली शर्त में क्या कहता है? 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य कितना है? 9 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 9। अगला शर्त क्या कहता है? 4 पेंसिल और 6 रबर का मूल्य कितना है? 18 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर 18। अब इसी समीकरण को दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले x का गुणांक बराबर कर ले चाहे y का गुणांक बराबर कर लें। तो चलिए x का गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ हम बनाते हैं 4। तो इस समीकरण में दोस्तों क्या करेंगे? 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x प्लस 2 तिहाई 6y और 2 9 18 हो जाएगा। और दूसरा वाला समीकरण इसके नीचे लिखेंगे 4x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। अब यहाँ दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों समीकरण जो है दोनों बराबर हैं। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x और y का मान निकालना संभव नहीं है। तो प्रत्येक पेंसिल और रबर की कीमत यहाँ निकालना संभव नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा वाला, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु कितनी होगी? कैसे निकालेंगे दोस्तों? ध्यान समझिएगा। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी TI2 के क्लास 6 to 8 में पूछा गया सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दिया है कि 4 बहनों की औसत आयु कितना दिया है? 7 वर्ष। तो पहले इनका हम योग निकाल लेते हैं। तो दोस्तों योग कैसे निकालेंगे? 4 में 7 गुणा कर देंगे, 4 7 कितना हो जाएगा? 28 वर्ष हो जाएगा। आगे क्या कहता है? यदि इसमें माँ की आयु जोड़ दे तो पहले 4 बहन थी, अगर माँ की आयु जोड़ेंगे दोस्तों कितने लोग हो जाएंगे? 5 लोग हो जाएंगे। अब कहता है कि औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो पहले औसत आयु कितनी थी दोस्तों? 7 वर्ष। अब 6 वर्ष बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 7 6 13 वर्ष हो जाएगा। अब इनका भी हम निकाल लेते हैं योग। तो 13 पच्चे कितना हो जाएगा दोस्तों? 65 हो जाएगा। पूछ रहा है माँ की आयु, तो दोस्तों 65 में से हम क्या करेंगे? 28 घटा देंगे। 65 माइनस 28 बराबर 15 में से 8 गए 7, 5 में से 2 गए 3। तो माँ की आयु कितनी है? 37 वर्ष। 37 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों,
1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के क्लास 6 to 8 में पूछा गया सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 15 होंगी। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे अभाज्य संख्या लिखा है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, तो इसको गिनने पर कितना आएगा? 15। तो 1 और 50 के बीच कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। अगला सवाल है दोस्तों, यदि 3 tan थीटा बराबर 4 दिया है तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। कैसे लगाएंगे दोस्तों? इस सवाल को ध्यान समझिएगा। ये सवाल दोस्तों बीपीएससी टीआरई 2 के क्लास 6 to 8 में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है तो हम क्या करें? अंश और हर में क्या कर देते हैं? cos थीटा से भाग कर देते हैं। तो दोस्तों जब cos थीटा से भाग करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा कितना? ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और sin थीटा बटे cos थीटा का मान होता है tan थीटा। तो इसके जगह रखेंगे कितना? tan थीटा। बचेगा 3 tan थीटा प्लस 2 और 3 tan थीटा माइनस 2। अब यहाँ पे दोस्तों tan थीटा का मान कितना दिया है? 4/3 दिया है। तो tan थीटा की जगह रखेंगे 4/3। तो यहाँ रख दिया 3 गुणते 4/3 प्लस 2, 3 गुणते 4/3 माइनस 2। सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 4 और 2 6 हो गया, बटे नीचे बचेगा 4 और 2 माइनस में 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, पांचवा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि x, y, z धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो दोस्तों इसका मान हमें बताना है। कैसे लगाएंगे दोस्तों? ध्यान समझिएगा। 3125 को लिखेंगे 5/5 गुणते x घाते 10 को लिखेंगे x घाते 5 गुणते x घाते 5 और y को लिखेंगे दोस्तों y घाते 5, z को लिखेंगे z घाते 5 गुणते z घाते 5 लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा वर्गमूल निकलता है तो यहाँ पे दिया है 5 वाला मूल दिया है, तो जो भी 5 का जोड़ा मिलेगा उसको एक बार बाहर करेंगे। देखिए दोस्तों 5 5 बार है तो एक बार बाहर आ गया, x 5 बार है तो एक x बाहर आ गया, x 5 बार है तो एक x बाहर आ गया, y 5 बार है तो एक y बाहर आ गया, z 5 बार है तो एक z बाहर आ गया, z 5 बार है तो एक z बाहर आ गया। तो गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर y z स्क्वायर, 5x स्क्वायर y z स्क्वायर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? पहला वाला 5x स्क्वायर y z स्क्वायर, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, वह एकल बट्टा ज्ञात कीजिए जो 20% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य हो। दोस्तों ये सवाल बीपीएससी टीआरई 2 के क्लास 6 to 8 में पूछा गया प्रश्न है। ऐसे सवालों को दोस्तों हल करने का सबसे सरल तरीका है, यहाँ सूत्र लगाएंगे x + y माइनस xy बटा 100। x क्या है? 20% है, y क्या है? 10% है। तो इसी में दोस्तों मान रखेंगे तो यहाँ पे हल करने पर कितना आएगा? 30 - 2 आएगा, घटाएंगे कितना आएगा? 28%। तो इसका समतुल्य बट्टा कितना होगा? 28%, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।